हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने वाले बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। ये जुलाई 2024 में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का पहला ही क्वेश्चन देखते हैं बालक का विकास किन क्षेत्रों में बंटा हुआ है। कौन कौन से क्षेत्र बालक के विकास में शामिल है? गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक, सामाजिक। तो मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो इसमें संवेदक ये तो नहीं होने वाला। तो 2 नंबर शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक क्षेत्र, संवेदनात्मक। तो आध्यात्मिक नहीं रहने वाला है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक बिल्कुल चारों ही हैं। इसमें देखते हैं इसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेदात्मक। तो इसमें शारीरिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, संवेदात्मक और मनोवैज्ञानिक नहीं होंगे। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक सिर से पैर की ओर होता है? शीर्षगामी, अधोगामी, विशेषता से संबंधित सिद्धांत, मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत। तो शीर्षगामी में कहा जाता है सिर से पैर की ओर होता है, अधोगामी में केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। राघव जब शिशु था तब उसने माता पिता के स्नेह से वंचित रह गया, प्यार से वंचित रह गया। बाल्यावस्था के आगे के चरण में बहुत ही संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उन लोगों पर विश्वास करने में परेशानी हो रही थी। वह जोखिम लेने का सांस भी नहीं कर पा रहा था, विश्वास नहीं कर पा रहा था उन पे। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित है? निरंतरता, अनिरंतरता का बिल्कुल नहीं है। आरंभिक बाद के अनुभव का बिल्कुल है। प्रकृति और पालन पोषण का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। और एक रूपता व्यक्तिगत मुद्दा बिल्कुल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आरंभिक और बाद के अनुभव का मुद्दा है, पहले क्या अनुभव, बाद में क्या अनुभव किया। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। जब खेल बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? कल्पनाशीलता वाला खेल, समांतर खेल बिल्कुल नहीं, एकांकी खेल भी नहीं, स्वतंत्र खेल भी नहीं। तो कल्पनाशील वाला खेल कहते हैं, इमेजिनेशन वाला। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्क करना किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार के लागू किए जाने चाहिए। समाज में सभी के लिए नियम है और प्रत्येक व्यक्ति निजी कर्तव्य है इसका पालन करे। अच्छा लड़का अच्छी लड़की में बिल्कुल नहीं। अभिविन्यास में दंड और आज्ञा पालन में दंड की वजह से आज्ञा पालन करेगा। यांत्रिक अभियोजन टिटपो जैसा का तैसा। सामाजिक क्रम बनाए रखने का अभिविन्यास। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अपने लंबे मगर चौड़े गिलास के नींबू के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि उसे पता ही है कि मेरे सामने ही, क्योंकि उसने पिता को उसकी गिलास से सारा को नींबू पानी डालते देखा है। वह जानती है दोनों गिलास में नींबू की मात्रा समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित कर रही है? केंद्रीकरण, जीववाद, क्रमबद्धता या वर्ग समावेशन। तो वह केंद्रीकरण प्रदर्शित कर रही है। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है? तार्किक समझ उभरने लगती है। पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, उत्तर संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक में प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है, तार्किक समझ उभरने लगती है। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अमन एक पहेली को टुकड़ों को ठीक करने में लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष कर रहा है। कैसे, क्या और क्यों के रूप में उसकी मां संकेत दे रही है? लेव वाइगोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बच्चे को अप्रेरित करते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चे आक्रामक बना देगी? नहीं। अधिगम के लिए पहाड़ का काम करेगी? बिल्कुल है। स्कैफोल्डिंग हेल्प का काम करेगी। सीखने में मदद नहीं करेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्वता में? बिल्कुल नहीं। सहपाठी सहयोग में? हाँ। उत्प्रेरक की प्रतिक्रिया क्षेत्रीय में? नहीं। पुनर्बलन में भी नहीं। तो सहपाठी सहयोग में सहायक होगी। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टि जगत के सही अनुभवों की करने की योग्यता, आरंभिक अनुभवों को परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? शारीरिक गति बोध वर्दी बुद्धि या स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितीय गणना बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि? तो इसका राइट आंसर हो जाए स्थानिक बुद्धि। ये स्थानिक बुद्धि के बारे में कहा गया है कि अपने अनुभवों, आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाना, दृष्टि जगत के सही अनुभव करने की योग्यता स्थानिक बुद्धि में होती है। 11 नंबर क्वेश्चन। हेतल घर में गुजराती बोलती हैं। हेतल एक लड़की है, गुजराती बोलती हैं। इस भाषा को पढ़ने और लिखने का उसका पर्व है। उसके विद्यालय निर्देश का माध्यम हिंदी है। जो वहाँ पढ़ती है वह हिंदी माध्यम है। वह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, या बहुभाषावाद को संस्कृति सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा को सम्मान करने के लिए कहना चाहिए? बिल्कुल ऐसा तो करना चाहिए। अध्यापकों को हेतल को कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा उसे भूल जाए, ऐसा कैसे होगा? ये भी गलत है। हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जहाँ निर्देश
का माध्यम अंग्रेजी हो, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है बहुभाषावाद में संस्कृति सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। जेंडर क्या है? जन्म के समय निर्धारित होता है, आनुवंशिक विशेषता द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, या सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित है, या आंतरिक गुण है। तो जेंडर हमेशा ध्यान रखना सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित है। अगर यह लिंग होता तो बायोलॉजिकल यानी जैविक आधारित होता। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। दावा और तर्क, अभिकथन और तर्क है। अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। मूल्यांकन का अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो पृथक करने के लिए नहीं किया जाता, तो ए सही आर गलत। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए सही आर गलत है। आगे दे रखा है 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? बच्चों को सक्रिय समूह की सहभागिता, लचीला समूह का गठन करना, गतिशील अध्यापक, दंड और पुरस्कार का प्रयोग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दंड और पुरस्कार का प्रयोग नहीं होता है, कक्षा की विशेषता नहीं है प्रगतिशील कक्षा की। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। राशि ने बच्चों की अवधारणा के प्रति समझ का आकलन करने के लिए नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों को कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो सके अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह क्या उपागम है? बाल केंद्रित, या पाठ्यपुस्तक केंद्रित, या उपदेशात्मक, या कंठस्थीकरण पर केंद्रित है? तो ये बाल केंद्रित उपागम है। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली यानी सहयोग की प्रणाली और सहसंयोजक अधिगम को खाली जगह अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल। रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करती है, बिल्कुल नहीं करती है। अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? आप अध्यापक होते तो क्या करते? यही समझो। विद्यालय के बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना कि ट्यूशन लगवा लो, ऐसा कहना। विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाना कि आपको अलग ही रखेंगे, या योग्यता आधारित समूह बनाओगे कि होशियार कौन प्रतिभाशाली है कौन कम प्रतिभाशाली, ऐसे। या सहयोगात्मक समूह बनाना, अधिगम संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सहयोगात्मक समूह बनाना चाहिए। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। एक विद्यार्थी जिसे ADHD यानी अवधान न्यूनता अति सक्रिय विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली होगी? उच्च संरचना कक्षा जहाँ मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेशन से होता हो, या फिर ऐसी कक्षा जहाँ लचीली समय सारणी हो और बैठने की व्यवस्था भी, और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करे, बिल्कुल। 3 नंबर कक्षा जहाँ विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठा, ऐसा नहीं हो, आगे भी ADHD है तो उसका अधिगम ध्यान अति सक्रिय है। 4 नंबर ऑप्शन कक्षा जहाँ अध्यापक उच्च चिंतनीय स्तर कार्य जटिल अनुदेशन देता, नहीं। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कक्षा के लिए लचीली समय सारणी होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था भी, विद्यार्थी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करे। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। एक नवीन परिस्थितियों में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति के बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? अंतःव्यक्ति, व्यवहारिक, सृजनात्मक बुद्धि, या फिर प्रकृतिवादी बुद्धि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपसारी चिंतन के बारे में कहा और दूसरों की तुलना में, तो अंतःव्यक्तिक बुद्धि हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। वह छात्र जिसे पठन वैकल्य पढ़ने में समस्या हो रही है, तो मुख्यतः किसकी दिक्कत आ गई? पढ़ने और लिखने में, गतिशीलता की कमी में, चित्र बनाने में, और 4 नंबर सुनने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने और लिखने में समस्या आएगी, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है? बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता के लिए पैदा होते हैं, तो बिल्कुल पहला तो सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, नन्हे वैज्ञानिक, बिल्कुल। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश में अर्थ सर्जित करने के लिए पैदा होते हैं, बिल्कुल। 1, 2 और 4 कौन से ऑप्शन में देखते हैं? 3 नंबर ऑप्शन में, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1, 2 और 4। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थी काम में त्रुटि का विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी को श्रेणीबद्ध करना, उनकी योग्यता के आधार पर समूह में बांटना, ऐसा नहीं है। बच्चों की सोच और चिंतन को समझना, हाँ। विद्यार्थियों को किसी तरह की गलती के लिए फटकारना नहीं है। विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की सोच और चिंतन को समझना कि कैसे सोच है, चिंतन कैसा है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित है? कौन कौन सी से प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिक कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, विद्यालय संबंधी कारकों से, अध्यापक से संबंधित कारकों से।
तो मनोवैज्ञानिक कारकों से भी होता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से भी होता है, विद्यालय संबंधी से होते हैं, अध्यापक से भी होते हैं। तो चारों ही ऑप्शन सही है, तो चारों हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कक्षा में विद्यार्थी को त्योहारों के बारे में अपने अनुभव साझा करने, जैसे होली, दिवाली, ईद, इनके बारे में अवसर देना, उनके आधार पर सूचना निर्मित करने का बढ़ावा देना किसका उदाहरण है? व्यवहारवाद का, प्रतीक निर्देशन का, सामाजिक संरचनावाद का, पाठ्यपुस्तक आधारित अध्यापन का। तो ये सामाजिक संरचनावाद का उदाहरण है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। एनईपी 2020 सुझाती है कि कक्षा में अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, तथ्यों और ज्ञान को कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। नहीं, प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थी को विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। खोजबीन और समालोचना चिंतन पर केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल। परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित नहीं, तो खोजबीन और समालोचना क्रिटिकल थिंकिंग पर, विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। स्मृति विषय युक्ति कौन सी है? वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है, बिल्कुल। समयगाओं को नियमन करने की तकनीक कोई नहीं है। एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति भी नहीं है। प्रक्रिया ज्ञान का उदाहरण भी नहीं है, तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वह तकनीक जो याद करने में मदद करती हो स्मृति विषय युक्ति कहलाती है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुज कक्षा में 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ता है, कक्षा 3 की, तो वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय के बारे परिचित कराने के एकदम बाद में मानस मंथन करवाता है। अनुज है टीचर जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है, तो वह विषय परिचित कराने के बाद मानस मंथन करता है। निम्नलिखित में से युक्ति किससे सम्मत करेगी? रटकर सीखने को, दृष्टिकोण जानने को, समालोचनात्मक चिंतन को, या खोजबीन को? तो वह रटकर सीखने को तो नहीं करेगी, दृष्टिकोण जानने को, समालोचनात्मक चिंतन को भी, खोजबीन को भी, तीनों को ही करेगी। तो 2, 3 और 4 नंबर ऑप्शन में हो जाएंगे, राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें कथन और कारण है। कथन है सभी बच्चों परीक्षा में अच्छे अंक लाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों की असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सही है। और देखते हैं अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण है बच्चे की शारीरिक भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर सके, तो ये भी सही है। और ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या भी कर रहा है ए की। आगे देखते हैं सेकेंड लास्ट। एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगा? उसकी योग्यता की कमी को, परीक्षा प्रश्न में कठिनाई की, परीक्षा का पेपर कठिन आ गया, जैसे कोई कह रहा है सीटेट दे गया कि पेपर कठिन आ गया इसलिए नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं करेगा। दुर्भाग्य से कि हो गया, कम नंबर आए, नहीं। तो अध्यापक के प्रति पूर्वाग्रह कि अध्यापक ऐसे थे, पढ़ाया नहीं ढंग से, इसीलिए, ऐसा भी नहीं होगा। तो अपनी योग्यता की कमी, कहीं ना कहीं योग्यता में कमी रही है, फिर से तैयारी करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापिका चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, यानी मोटिवेटेड हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसे कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों की तुलना करनी चाहिए। ऐसा करोगे तो मोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे। आगे देखते हैं बच्चों में डर और चिंता की भावना पैदा करना, नहीं। डर और चिंता पैदा करोगे तो भी मोटिवेटेड नहीं होंगे। भौतिक पुरस्कार, टोपी दे देना, ऐसे पुरस्कार से भी मोटिवेट नहीं होंगे। उन्हें जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी और सीखने में आनंद के लिए प्रोत्साहित, अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना, तो ये अभिप्रेरित करेगा। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पेपर टेलीग्राम चैनल पर